गाइस सेल ऑफ डिवीज़न टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। डीमर्जर का टॉपिक हमने पहले ही कवर कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। पीएम का क्वेश्चन है। देखिए गाइस, के लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, के लिमिटेड वाई लिमिटेड आर टू कंपनी, दो कंपनी है। ऑन 31 मार्च 2016 दिए समराइज बैलेंस शीट आर एज अंडर। दोनों की बैलेंस शीट दे देखिए, के लिमिटेड की, वाई लिमिटेड की। अगर मैं ऑथराइज कैपिटल की बात करूँ तो वो 500 करोड़ है, और बाकी का अगर इक्विटी शेयर इशूड और सब्सक्राइब की बात करूँ तो 300 करोड़, 200 करोड़ है। कैपिटल रिजर्व आपका 40 करोड़ टू 20 करोड़, रिवेन्यू रिजर्व 700 करोड़ और 425 करोड़ है। सरप्लस आपके पास 10 करोड़ है और 5 करोड़ है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल 750 और 450 करोड़ है। ओ ओनर्स फंड की बात करें तो 1050 है एंड 650 ये ओनर्स का फंड हो गया आपका। ठीक है, ये 750 करोड़ है, ये 300 करोड़ है। तो ओनर्स का फंड इस बैलेंस शीट में आपका 1050 करोड़, 650 करोड़ है, और लोन फंड आपका 250 करोड़ है और 350 करोड़ है। तो ये आपका टोटल लाइबिलिटी साइड होगी 1300 करोड़ एंड 1000 करोड़। बात करी जाए फिक्स एसेट्स की तो के लिमिटेड में आपके 1000 करोड़ के फिक्स एसेट्स है, जिसमें अभी तक का डेप्रिसिएशन 400 करोड़ का लग चुका है। 600 करोड़ का फिक्स एसेट बचा है, 400 करोड़ का वाई लिमिटेड में बचा है। करंट एसेट्स की बात करें तो ये करंट लाइबिलिटी के साथ नेट ऑफ करके 700 600 दिखाया है, ऑल्दो हम इसे सेपरेट करके शो करेंगे। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि के लिमिटेड हैज टू डिवीजन। जो हमारी के लिमिटेड है उसके दो डिवीजन है, जिनका नाम है वेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिवीजन ए, एंड वाई लिमिटेड क्या है, एक आपकी लॉस मेकिंग, मतलब बी लिमिटेड आपकी, बी डिवीजन आपका लॉस मेकिंग है। और वैसे ही वाई लिमिटेड की बात करी जाए तो उसके भी दो डिवीजन है, सी और डी। सी बहुत ही प्रॉफिटेबल है और डी लॉस मेकिंग है। तो ए और सी प्रॉफिटेबल है, बी और डी लॉस मेकिंग डिवीजन है। द टू कंपनी डिसाइड टू रीऑर्गेनाइज, ये दोनों कंपनी डिसाइड करती है कि ये रीऑर्गेनाइज करते हैं। necessary approval for trade payable and the member and sanction by the high court have been obtained to the following scheme। अब इन्होंने रीऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ अप्रूवल वगैरह ले ली है। अब रीऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रहे हैं गाइज, ये अपना जो लॉस मेकिंग डिवीजन है सामने वाले को बेच रहे हैं, और सामने वाले का लॉस मेकिंग डिवीजन ये एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि एक अपना डिवीजन ही उठा के बेच दिया है। जबकि डिवर्जन में क्या होता है कि आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो और उसमें अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देते हो, और उसके अंदर जो मेंबर होते हैं आपके एग्जिस्टिंग ही मेंबर होते हैं। बट इसमें क्या कर रहे हो कि आप तो गाइस पूरा का पूरा डिवीजन ही आप यहाँ पर सेल कर रहे हो। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने डीमर्जर से कंपैरिजन कर लिया। ऑल्दो जो दोनों के अंदर एंट्री होती है उसमें भी बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा, बस हमें उस वही गैप एनालाइज करना है। और जनरल एंट्री दोनों में, डीमर्जर में भी और सेल ऑफ डिवीजन दोनों में पहले जनरल एंट्री करेंगे। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो भी जनरल एंट्री करेंगे, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो भी जनरल एंट्री करेंगे एज अ वर्किंग नोट। क्योंकि जनरल एंट्री से काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है जो कि बैलेंस शीट बनाने में आसान होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवीजन बी ऑफ के लिमिटेड का जो कि डिवीजन बी है जो कि लॉस मेकिंग है, उसने क्या किया है, विच हैज़ करंट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग कितनी, क्योंकि इन्होंने डिवीजन अलग अलग तो दिखाया नहीं है, इसलिए इसने डिवीजन बी का यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन दिखा दी कि डिवीजन बी के जो फिक्स एसेट्स है वो 400 करोड़ के हैं, करंट एसेट 900 करोड़ के हैं, करंट लाइबिलिटी 750 करोड़ के हैं, लोन फंड आपका 200 करोड़ का है, और ट्रांसफर कर दिया किसको, मतलब बेच ही दिया वाई लिमिटेड को 125 करोड़ में। तो गाइज इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं कि अगर कोई डिवीजन अपनी यहाँ से लाइबिलिटी को हटाएगा और एसेट्स को हटाएगा तो क्या एंट्री करेगा, जितनी भी लाइबिलिटी को हटाएगा उन्हें डेबिट कर देगा, जितना भी लोन फंड हटाएगा डेबिट कर देगा, करंट लाइबिलिटी हटाएगा डेबिट कर देगा। ठीक है। और फिक्स एसेट्स हटाएगा, 400 करोड़ के हैं, करंट एसेट्स आपके 900 करोड़ के हैं। तो यही क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी कि आपके फिक्स एसेट्स आपके 400 करोड़ के हैं और करंट एसेट 900 करोड़ के हैं। यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू है तो इसके गैप से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो बेसिकली यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ जनरल एंट्री में हमने
पुट कर दी गाइस। तो इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड में इसने क्या किया, अपना डिवीजन ट्रांसफर कर दिया। तो डिवीजन ट्रांसफर करने को तो जितनी भी लाइबिलिटी है, अब बैलेंस शीट में तो अलग से लाइबिलिटी का पोर्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो वहां से हमने क्या करा, जितनी भी लाइबिलिटी थी उसको ट्रांसफर कर डेबिट में डाल दिया, और जितने भी एसेट्स से ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट कर दिए। ठीक है गाइज। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको अमाउंट दे रखा है कि हाँ आपने कितने रुपए में ट्रांसफर किया वाई लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड को आपने 125 करोड़ में, यहाँ पे रुपीस इन करोड़ है, तो गाइज वाई लिमिटेड को आपने 125 करोड़ में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है गाइज। अगर अब इसका कंपैरिजन में डी मर्जर से कराऊं, तो डी मर्जर में क्या होता है कि जो यूनिट अपना फंड ट्रांसफर कर रही होती है, तो वो क्या करती है, सीधा अपने जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है उनको रिवर्स कर देती है। मतलब लाइबिलिटी को यहाँ रखती है और एसेट्स को यहाँ रखती है, और जो गैप होता है उसको कैपिटल रिजर्व मान के अपने रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में ले जाती है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसे किया था। दोनों की जनरल एंट्री में माइनर सा डिफरेंस है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ऑल दो सारी अकाउंटिंग आपकी लगभग सेम है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या किया था, थर्ड एंट्री से यहाँ पे जनरल एंट्री हुई थी डीमर्जर की। देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन ने सारे के सारे जो भी लाइबिलिटीज है वो डेबिट कर दिए, और जो भी एसेट्स हैं वो क्रेडिट कर दिए, और जो दोनों का गैप था वो लॉस ऑन डीमर्जर आता है या लॉस ऑन प्रॉफिट आता है, उसको आप रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में ले जाते हो। बट इसके सेल ऑफ डिवीजन के केस में आपने तो डायरेक्ट सेल कर दिया, तो सेल कर दिया तो आपको अमाउंट भी मिला है, तो आप यहाँ पर पार्टी का भी नाम लिखते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप पार्टी का भी नाम लिखते हो कि हाँ आपने कितने में सेल किया। आपके लिए वो एक तरीके से लाइबिलिटी बन जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो एक तरीके से यहाँ पर एसेट्स बन जाएंगे, क्योंकि आपको उनसे 125 करोड़ लेने हैं। तो गाइस, ये अमाउंट आपका और ये इन दोनों का जो गैप होता है वो आपका बन जाता है कैपिटल रिजर्व की। हाँ आपको प्रॉफिट हो गया 15 करोड़ का, क्योंकि इतने के तो आपके पास एसेट्स भी नहीं थे जितने के आपने, टोटल जो नेट एसेट्स है वो इतने 125 करोड़ के भी नहीं थे, और आपने इतने में इसे बेच दिया 125 करोड़ में वाई लिमिटेड को। तो आपको कैपिटल रिजर्व आ गया 15 करोड़ का। ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता तो गुडविल आ जाता आपका। ठीक है गाइस। अब ये तो वो है जो लिमिटेड ने बेचा है। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट में आता है या कैपिटल रिजर्व लॉस में आता है। ठीक है गाइस। अब आते हैं कि हाँ इसने भी क्या किया, के लिमिटेड ने अपना तो यूनिट ट्रांसफर किया, लेकिन जो बी लिमिटेड ने अपना यूनिट ट्रांसफर किया, वाई लिमिटेड ने अपना यूनिट ट्रांसफर किया, उसे के लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। तो एक्वायर की एंट्री के लिमिटेड क्या करेगा, तो यहाँ पर गाइज डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन डी है, वाई लिमिटेड है, जिसने फिक्स कॉस्टिंग आपकी 500 करोड़ की ली है, और करंट एसेट्स आपके 800 करोड़ के हैं, करंट लायबिलिटी आपकी 700 करोड़ की है, लोन एंड फंड आपका 250 करोड़ का ट्रांसफर कर दिया, किसको, के लिमिटेड को कर दिया 140 करोड़ में। तो अगर इसकी भी ट्रांसफर की एंट्री इसकी बुक में देखते हैं तो सेम ही होगी। यहाँ पे ये रही आपकी, इसने क्या किया, सेकंड ट्रांजैक्शन में जितने भी लायबिलिटी थी सारे डेबिट कर दिए। ठीक है गाइस। और जितने भी एसेट्स थे 500 करोड़ के और ये 800 करोड़ के, ये आपके क्रेडिट कर दिए। यहाँ पे इसने पार्टी से कितने रुपए लिए, 140 करोड़। तो पार्टी से 140 करोड़ रुपए लेने हैं, ऑल्दो मिले नहीं है, तो पार्टी का नाम लिख दिया 140 करोड़ रुपए। अब इसने जो एनालाइज किया तो यहाँ पता चला कि इसका जो कैपिटल रिजर्व है वो इसे नुकसान हो रहा है 10 करोड़ का। तो कोई बात नहीं, 10 करोड़ का यहाँ पे से लॉस हो रहा है। अब ये सारी चीजें कौन उठा के ले जाएगा, तो ये सारी चीजें आपका के लिमिटेड उठा के ले जाएगा। ठीक है। और के लिमिटेड किस अमाउंट पे ले जाएगा, और गाइस जो दोनों के बीच में कंसिडरेशन का डिफरेंस आएगा उसे हम लोन मान लेंगे। ठीक है जी, ये लोन मान लेंगे। अब देखियो, डायरेक्टर ऑफ ईच ऑफ द कंपनी रीवैल्यूड द फिक्स एसेट्स टेकन ओवर एज फॉलो। जो अब डिवीजन डी ऑफ वाई लिमिटेड का टेक ओवर किया जाएगा तो वो माना जाएगा 325 करोड़ का। डिवीजन बी ऑफ के लिमिटेड का जो टेक ओवर किया जाएगा तो इन्होंने क्या कर रखा है कि फिक्स एसेट्स को 200 करोड़ का माना हुआ है। डेट मीन्स इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि गाइस यहाँ पर इसने तो अपने यूनिट ट्रांसफर की एंट्री कर दी। अब ये सामने वाले के यूनिट्स को खरीदेगा, तो जब सामने वाले के फिक्स एसेट्स को खरीदेगा तो कितने रुपए में यहाँ पे लिखी गई है बात, कि यहाँ पर ये जब डिवीजन ऑफ डी ऑफ वाई के जब लेगा तो कितने में लेगा फिक्स एसेट्स को, 325 करोड़ में। जबकि यहाँ पे इन्होंने जब ट्रांसफर किया अपना फिक्स एसेट, तो यहाँ पे गाइस इन्होंने 500 करोड़ में ट्रांसफर किया, और ये कितने में ले रहा है, 300 करोड़ में।
कोई बात नहीं, तो ये जितने में ले रहा है हम लिख देते 325 करोड़ में ले रहा है। बाकी के करंट एसेट्स तो सेम प्राइस पे ले रहा है, लोन एंड अकाउंट भी सेम प्राइस पे है और करंट लायबिलिटी भी आपकी सेम प्राइस पे है। और आपको कितने करोड़ रुपए का देने का प्रॉमिस किया है? 140 करोड़। तो गाइज यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि आपको दूसरे के डिवीजन को लेने से प्रॉफिट हुआ या गुडविल। यहाँ पे आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा, तो यहाँ पे निकला है कैपिटल रिजर्व। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आपका 35 करोड़ निकल गया है। ओके गाइज, अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि ठीक इसी प्रकार डिवीजन बी ने, बी ऑफ के लिमिटेड का जब फिक्स एसेट टेक ओवर किया जाएगा तो उसको 200 करोड़ पे टेक ओवर किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर के लिमिटेड जब सामने वाले के एंट्री को अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेगी तो जो फिक्स एसेट्स लेगी वो 200 करोड़ का लेगी, और बाकी के जो भी करंट एसेट्स है वो 900 करोड़ के ले लेगी, और बाकी के जो करंट लाइबिलिटी है उतने पे ले लेगी। और जो के लिमिटेड का 125 करोड़ पे आया था, तो ये 125 करोड़ रुपीज के लिमिटेड का ये इनको यहाँ पे लिख देगी कि हाँ के लिमिटेड से 125 करोड़ लेने हैं, और बाकी का आपका कैपिटल रिजर्व या गुडविल हो जाएगा। तो गाइज ये आपके एक्वायर की एंट्री है और ये आपकी ट्रांसफर की एंट्री है। तो ट्रांसफर की एंट्री मैंने डिमर्जर चैप्टर से कंपैरिजन कर दिया था कि वहाँ पे कैसे ट्रांसफर होता है। बस एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पे पार्टी का नाम नहीं आता कि हाँ कितना हमने कितने का ट्रांसफर किया, हम सीधा बुक्स को ही रिवर्स कर देते हैं एज इट इज, और कैपिटल रिजर्व जो भी आता है वो उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। बट डिमर्जर के केस में भी जब एक्वायर अपनी बुक में एंट्री करता है तो वो कैसे करता है, वो और यहाँ की एंट्री बिल्कुल सिमिलर है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन करवा देता हूँ गाइस थोड़ा सा। यहाँ पे एक्वायर की बुक में आते हैं। यहाँ पे यहाँ तो जो ट्रांसफर है उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, एक्वायर की एंट्री पूछी नहीं होगी इसलिए हमने वर्किंग नोट्स में किया होगा। हाँ, एक्वायर क्या कहता है? फिक्स एसेट्स लेता है, करंट एसेट्स लेता है, जो भी लाइबिलिटी है वो ले लेता है और करंट लाइबिलिटी ले लेता है, और मेंबर को जितनी पेमेंट करनी होती है मेंबर को अपना उसकी उनकी लाइबिलिटी में आ जाता है, बाकी का उनका कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट होता है, बाद में मेंबर्स को पेमेंट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, या इक्विटी शेयर कैपिटल को आप उसमें कह लो प्रीमियम पे भी दे देता है या फिर कैश पेमेंट भी कर देता है। तो जो ये एक्वायर जो एंट्री करता है, यहाँ पे भी एक्वायर आपकी सेम एंट्री करेगा। तो एक्वायर ने क्या किया, ये भी तो के भी तो एक्वायर बना था, फिक्स एसेट्स ले लिए सारे। हाँ, फिक्स एसेट जिस रेट पे बोला था क्वेश्चन में उस रेट पे इसने ले लिए, और करंट एसेट्स आपका सेम रेट है, बाकी के ये है। और वाई लिमिटेड को कितने देने हैं इसने ये लिख दिया है, और उसने भी वहाँ पे भी एक्वायर ने लिख दिया था कि हाँ वाई लिमिटेड को कितने देने हैं, और उसे उसने नंबर ऑफ शेयर्स में या उसमें बांट दिया। तो यहाँ पे गाइस एक्वायर की एंट्री मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि एक्वायर की एंट्री यहाँ पर आपकी सेम होती है। बस जब ट्रांसफरर की एंट्री होती है और डीमर्जर में, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी एक्वायर की आपकी एंट्री सेम होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इस पूरी एंट्री से आपने ये निकाला कि वाई लिमिटेड से लेने हैं 125 करोड़ और वाई लिमिटेड को देने हैं 140 करोड़। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो लोन है, वाई लिमिटेड का जो लोन है नेट सेटलमेंट की ये एंट्री बनी है, वो बनी है कि हाँ 15 करोड़ रुपए का आपका क्या बन गया, एक लोन बन गया, क्योंकि आपको देने हैं वाई लिमिटेड को 140 करोड़। तो वाई लिमिटेड का अकाउंट आपने लोन में ट्रांसफर कर दिया कि हाँ वाई लिमिटेड को हम 15 करोड़ रुपए दे देंगे, और इंटरेस्ट रेट भी, क्योंकि यहाँ पे एंट्री है ना कि अगर हम सेटलमेंट करते हैं तो डिफरेंट इन टू कंसिडरेशन इज टू बी ट्रीटेड एज कैरिंग इंटरेस्ट रेट 15%। और यही डिफरेंस आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर वाई लिमिटेड की बुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको के लिमिटेड से को 125 करोड़ देने हैं और के लिमिटेड से 140 करोड़ रुपए लेने हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने बुक्स में के लिमिटेड को दिखाएगा कि लोन एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड की, हाँ के लिमिटेड को से ने। तो गाइज यहाँ पे आप एंट्री समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो आपको पैसे लेने हैं तो आपने लोन एंड एडवांस दिखा दिया डेबिट साइड, और वहाँ पे आपको पैसे देने थे तो आपने लोन एंड एडवांस को क्रेडिट साइड दिखा दिया, ये आपका। ठीक है गाइज, तो ये दोनों एंट्री में ये आपका फर्क है। तो गाइज यहाँ पे दोनों एंट्री क्वेश्चन ने पूछी नहीं है, बट हमने एज अ वर्किंग नोट कर दिया, वर्किंग नोट ऊपर 1, वर्किंग नोट 2।
ठीक है गाइस। अब इसके बाद अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो जैसे ही जनरल एंट्री हो जाती है तो क्वेश्चन का बहुत सारा काम हो जाता है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट एक फॉर्मेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनानी है, तो बैलेंस शीट भी बनानी है और नोट्स टू अकाउंट भी बनाने हैं। नोट्स टू अकाउंट के बाद जो वर्किंग नोट होता है उसकी जगह पे हमने क्या बना दिया है गाइस, जनरल एंट्री बना दी है, तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में आएगी और नोट्स टू अकाउंट से इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में आ जाएगी। यही तरीका होता है। तो के लिमिटेड और बैलेंस शीट पूछी क्या है, बिफोर वाली भी पूछी है और आफ्टर वाली भी पूछी है, कोई इशू नहीं है। के लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है, शेयर्स कैपिटल के लिए जो नोट्स अकाउंट है वो मैं दिखा देता हूँ। ऑथराइज आपका 50 करोड़ था और इशू सब्सक्राइब आपका 30 करोड़ है। तो इसमें कोई भी शेयर्स में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, तो ये सेम का सेम आपका 300 करोड़ 300 करोड़ यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में। बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। तो गाइस रिजर्व सरप्लस के लिए आप नोट नंबर रेफर 2 करते हैं, जिसमें कैपिटल रिजर्व तो आपका ऑलरेडी 40 करोड़ था और कैपिटल प्रॉफिट आपको जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 50 करोड़ हुआ। अब के लिमिटेड को कैपिटल प्रॉफिट 50 करोड़ कैसे हुआ ये मैं दिखा देता हूँ। के लिमिटेड की बुक की जर्नल एंट्री में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि के लिमिटेड का कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है, 15 करोड़। और के लिमिटेड का एंट्री में दूसरा भी कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में कितना आ रहा है, 35 करोड़। तो टोटल गाइस कितने हो गए इनके पास, 50 करोड़। तो इनको बेनिफिट कितने का हो गया, 50 करोड़ का। तो कैपिटल रिजर्व इनके पास पहले तो 40 करोड़ थे और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी ये 40 करोड़ तो इनके पास आ ही गए। और कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया, 500 करोड़। रिवेन्यू रिजर्व आपका 700 करोड़ था और सरप्लस आपके पास पहले से 10 करोड़ था। तो गाइज आज आपका रिजर्व सरप्लस 800 करोड़ हो गया, जो कि पहले कितना था, 750 करोड़। तो हमने ये 800 करोड़ और 750 करोड़ यहाँ पे शो कर दिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या हुआ गाइज, कि यहाँ पर पहले तो आपके पास 250 करोड़ थे। अब यहाँ पे 15 करोड़ पे वाई लिमिटेड को, के लिमिटेड को, वाई लिमिटेड को 15 करोड़ पे देने हैं और बाकी के अदर आपके 250 करोड़ से ये आपके 300 करोड़ बन गए। अब ये कैसे बन गए ये मैं बताता हूँ आपको। लोन के रिगार्डिंग गाइज मैंने ये वर्किंग बना दी है, पहले यहाँ वर्किंग समझा देता हूँ फिर बता दूंगा पॉइंट्स कहाँ से आया। इसके लिए आप वर्किंग नोट 1 भी रेफर कर सकते हो, यहाँ पे वर्किंग नोट 1, क्योंकि वो जनरल एंट्री है वही हमारी वर्किंग नोट है। देखिए गाइस, पहले आपके पास 250 करोड़ था और आपने अपने डिवीजन के लिमिटेड ने डिवीजन बी को ट्रांसफर कर दिया और डिवीजन डी डी के लोन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इनका जो नंबर ऑफ लोन है वो आपका 300 करोड़ हो गया। इसे मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, के लिमिटेड ने अपने लोन कितने लोन 200 करोड़ के लोन ट्रांसफर कर दिए और डी लिमिटेड के कितने के लोन एक्सेप्ट कर लिए, 250 करोड़ के लोन अब इनके लोन हो गए। तो अब इनका जो टोटल लोन का अमाउंट है वो तो बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ पर अब इनका लोन का अमाउंट हो गया गाइस 300 करोड़। और वाई लिमिटेड की आपकी नई लाइबिलिटी 15 करोड़ की बनी गई थी, जो ऊपर मैंने जनरल एंट्री बता दी है। तो आपकी जो नई लॉन्ग टर्म बोरिंग है 315 करोड़ की हो गई, जो कि पहले कितनी की थी, 250 करोड़ की थी। तो हम यहाँ पर ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखा देंगे और करंट लाइबिलिटी तो आपको एज इट इज 1250 एंड पहले 1300 था और अब आपका करंट लाइबिलिटी 1250 हो गया है। ये आपको मैं यहाँ से बैलेंस शीट से दिखा देता हूँ कि करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी है। तो करंट लाइबिलिटी आपकी पहली गाइस कितने की थी, 1300 की। गाइस करंट लाइबिलिटीज में आते रहते हैं, मैंने यहाँ पे वर्किंग ऐड कर दी है। ऑल्दो इसके लिए आप नोट्स टू अकाउंट में कर सकते हो या फिर जनरल एंट्री को वर्किंग नोट नंबर 1 करके रेफर कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो ओपनिंग करंट लाइबिलिटी आपकी 1300 की थी, जिसमें से 750 आपने ट्रांसफर कर दिए और 700 दूसरे डिवीजन के ले लिए। अब मैं ये ट्रांसफर की एंट्री दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर गाइस ये करंट लाइबिलिटी आपने 750 की, यहाँ इसकी बुक में दिखा देता हूँ, ये आपने करंट लाइबिलिटी 750 की अपनी ट्रांसफ़र करी और दूसरे की करंट लाइबिलिटी आपने 250 रुपये की एक्सेप्ट कर ली। ये आपकी 750 की है और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी आपकी 700 की है, तो 700 की एक्सेप्ट कर ली और 750 की ट्रांसफ़र कर दी। तो गाइज यहाँ पर जो आपकी करंट लाइबिलिटी आएगी 1300 में से 750 गए और 700 की एक्सेप्ट कर ली, तो आपकी जो नेट लाइबिलिटी नई लाइबिलिटी है वो 1250 की बन गई। ठीक इसी प्रकार फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। तो फिक्स एसेट्स में क्या चेंज आया, इसके लिए वर्किंग नोट बना देते हैं। तो वर्किंग नोट आपका ग्रॉस ब्लॉक 1000 का था। ठीक एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद
आपका जो ग्रॉस ब्लॉक है वो बन गया 925 का, और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कंसीडर करोगे तो गाइस ये आपका 765 का आ जाएगा। ये 925 कैसे आया होगा, 1000 ओपनिंग में लिखी है और जितना उसने ट्रांसफ़र किया है और जितना एक्सेप्ट, जितने का एक्सेप्ट किया है, तो उसको ऐड और लेस करोगे तो गाइस ये आपका 925 भी आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका नेट ब्लॉक आ जाएगा 765 और ये आ जाएगा आपका 600 का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 765 लिख देंगे हम, ये आ गया 765, ये 600 का। करंट एसेट्स का भी सेम वैसे ही है, ओपनिंग बैलेंस 2000 था और जितने भी 900 के ट्रांसफ़र करे थे और 800 के आपने एक्सेप्ट किए थे, तो ये आपका बन जाएगा 1900 का। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये बैलेंस शीट के लिमिटेड की बन गई बिफोर और आफ्टर की, और नोट्स टू अकाउंट्स भी आपके बिफोर और आफ्टर के बन गए। और बैलेंस शीट में आपका जो भी एडजस्टमेंट हुई है कि ओपनिंग में इतना था, अब ये क्लोजिंग में इतना हो गया, तो कैसे हो गया, तो वो ओपनिंग और प्लस आपको जो पहले जनरल एंट्री आपने करी है वो सारी जनरल एंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना होगा, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहीं से गाइस हम चलते हैं बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड में। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा वर्किंग फॉर्मेट से करना है तो वो लेंदी हो जाता है। अब इसमें भी आपका गाइस वही है कि जो शेयर होल्डर फंड है और रिजर्व एंड सरप्लस है और बोरिंग है, तो शेयर होल्डर कैपिटल के लिए यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना दिया है, तो ये 500 करोड़ और 200 है। इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी नया शेयर्स तो इशू हुआ नहीं है, तो ये आपका 200 करोड़ ही रहेगा, तो यहाँ पे आपका गाइस 200 करोड़ आ जाएगा। और रिजर्व सरप्लस की बात करूं तो रिजर्व सरप्लस पे एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि कैपिटल रिजर्व आपका 20 करोड़ था, इस बार आपको कैपिटल रिजर्व में 15 करोड़ का फायदा हुआ। ये मैं 15 करोड़ दिखा देता हूँ, इसके लिए आपको गाइस जनरल एंट्री पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस कंपनी की जनरल एंट्री में आ जाते हैं। देखिए वाई लिमिटेड का जो कैपिटल रिजर्व था बेनिफिट हुआ 25 करोड़, और यहाँ पे लॉस हुआ कैपिटल रिजर्व में एक्वायर करते समय 10 करोड़ का। दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन को जब एक्वायर ये ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे आपका 10 करोड़ का लॉस हो गया, तो ये आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 15 करोड़ का। तो ये 15 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ ये वर्किंग नोट्स में आपका आ गया। और ये रिवेन्यू प्रॉफिट तो 425 था ही, सरप्लस 5-5 करोड़ था ही, तो ये आपका ये 465 करोड़ एंड 450 करोड़ बन गया। तो ये 465 करोड़ 450 करोड़ आ गया। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स की। तो टेंजिबल एसेट्स में आपका इससे पहले बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग की। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 350 करोड़ था, अब 300 करोड़ कैसे हुआ होगा, वो जो हमने ट्रांजेक्शन टू जो वर्किंग नोट्स है हमारा, यहाँ पे वर्किंग नोट्स 2 लिख देता हूँ मैं, किसका, जनरल एंट्री का। तो वहाँ पे आप ऐड और लेस करोगे इसके अंदर जो एंट्रियाँ ट्रांसफर करी है बोरिंग की, तो यहाँ पे आपका 300 करोड़ आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटी भी ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पे 900 करोड़ एंड 950 करोड़ बन जाएगा। ठीक है गाइज, इसके बाद यहाँ पे आपका फिक्स एसेट्स के लिए वर्किंग नोट्स बना दिया है। तो वर्किंग नोट्स में भी ये जो ग्रॉस ब्लॉक है, पहले 700 करोड़ का था, 400 का कैसे हुआ, जो आपने एंट्री ट्रांसफर करी है और रिसीव करी है एसेट्स को, उसकी वजह से आपके ये 400 करोड़ बन गया। और डेप्रिसिएशन आपका 100 करोड़ और 300 करोड़ लगा, तो नेट ब्लॉक हो गया आपका गाइज 300 करोड़ और 400 करोड़। और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आपका 15 करोड़ एडवांस का बनी गया था क्वेश्चन में। ये 15 करोड़, क्योंकि आपको ये तो 15 करोड़ लेने थे, तो यहाँ पे आपने एसेट साइड दिखा दिया, उसे 15 करोड़ देने थे तो उसने अपनी लाइबिलिटी साइड में दिखाया 15 करोड़ ये। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपका ये, और करंट एसेट्स में भी आपका सेम वैसे ही चेंज आएगा कि 15 करोड़ ओपनिंग है, इसमें जो जनरल एंट्री की वजह से ट्रांसफर हुआ है वो ऐड और लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा करंट एसेट, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड की भी बैलेंस शीट बन जाएगी गाइस। तो गाइस जैसे दोनों की बैलेंस शीट बन जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, आफ्टर का, बिफोर का, आफ्टर और बिफोर का। तो टोटल एसेट्स, उसमें से आप करंट लाइबिलिटी बोरिंग को डिडक्ट कर दो तो नेट एसेट्स आ जाता है। नंबर ऑफ द शेयर्स की बात करें तो बदलाव नहीं हुए थे, पहले भी 30 करोड़ थे, अभी भी 30 करोड़ है, और 20 करोड़ थे, अभी भी 20 करोड़ है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 36.67 आ गई, या 35 थी पहले और अब 36.67 हो गई, और पहले 32 थी अब हो गई 33.25, तो पुराने से इंक्रीज ही हुआ है। तो इम्पैक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ, अब क्वेश्चन की फर्दर क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है गाइस, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है
कि all the other assets are liability are recorded at the balance sheet value. Director of the both company ask you to prepare the balance sheet after the reconstruction. तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद हमने बैलेंस शीट बना दी जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिगर है बिफोर वाली वो भी हमने दिखा दी। अब एक मास्टर रिची रिच है जिनके पास 50,000 इक्विटी शेयर है के लिमिटेड के और 30,000 इक्विटी शेयर है वाई लिमिटेड के, और वांट्स टू नो वेदर ही गेन और लॉस इन द टर्म ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिची रिच का ये निकालना है कि इनको बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बिफोर की बात कर लेते हैं, तो उनके पास 50,000 के शेयर थे जिनकी वैल्यू 35 थी, और 30,000 शेयर थे जिनकी वैल्यू 32.5 थी। तो उनके 27,25,000 के शेयर हुए। अब तो रेट बढ़ गया है, अब कितना हो गया, 50,000 शेयर 36.67 का हो गया है, 30,000 शेयर 33.25 के हो गए हैं। तो अब उनकी वैल्यू 28,31,000 हो गई। तो उनकी वैल्यू में 1,06,000 रुपये का इंक्रीमेंट आ गया। तो गाइस मैं इस क्वेश्चन में ओवरऑल जो भी डिमर्जर के क्वेश्चन या सेल ऑफ डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, इसमें बेसिक क्वेश्चन जो है वर्किंग वो आपकी जनरल एंट्री से स्टार्ट होती है। एक बार अगर आप जनरल एंट्री सही कर देते हैं, और वैसे भी जनरल एंट्री इतना लॉजिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट लाइबिलिटी को उठा के एसेट्स में करना है और एसेट्स को उठा के लाइबिलिटीज में डालना है, और आपकी जनरल एंट्री एक बार ट्रांसफर की करनी है और एक बार रिसीविंग की जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री करने के बाद आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें इतना इम्पैक्ट, उसके जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी इस जनरल एंट्री से पूरी हो जाएगी। तो बैलेंस शीट को आप फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग, नोट्स टू अकाउंट के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है डिवीजन पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल ऑफ डिवीजन का। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड की, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी रखी है 31 मार्च 2016 की, जिसमें आपका लाइबिलिटी है एसेट्स, एसेट्स का गिन लेते हैं हम। प्लांट एंड मशीनरी है एट डेप्रिशिएट वैल्यू 6,60,000, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 7 लाख की है। करेंट एसेट्स में आपका ट्रेड रिसीवेबल आता है 8 लाख का, और पेटेंट वगैरह आते हैं 6 लाख के। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की है टोटल। इशू और सब्सक्राइब्ड 8 लाख की है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ है 3.5 लाख, टोटल होता है 12,60,000। 11% सिक्योर डिवेंचर अगेंस्ट द कंपनी इज 5 lakhs एंड ट्रेड पेबल आर 4 lakhs। तो गाइज ये तो एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है, अभी तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्दर पढ़ते हैं। द कंपनी रैन टू डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, कंपनी के पास दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, यूटिलाइजिंग द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट ओन्ड एंड जनरेट बाय इट। और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क किसके हैं, इसी के हैं। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ वन, अब देखो ऊपर तो पूरी बिजनेस की बैलेंस शीट है, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट की एसेट्स लाइबिलिटी इधर दे दी, क्योंकि सेल ऑफ डिवीजन का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट को ये जरूर बेच रहे होंगे। तो जिस डिपार्टमेंट को बेच रहे हैं उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ऊपर में से एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दे दी जिसमें प्लांट एंड मशीनरी जो इस डिपार्टमेंट के हिस्से में 4 लाख का है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की है। करंट एसेट्स में बाइफर्केशन नहीं दी है, ट्रेड रिसीवेबल हम मान लेते हैं 2 लाख का, ट्रेड और ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट आपका 3.5 लाख के है, और ट्रेड पेबल आपका 2.5 लाख का है। अब ड्यू टू मैनेजरियल कॉन्स्ट्रेंट एक्स लिमिटेड इज अनेबल टू डेवलप दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को एक्स लिमिटेड डेवलप नहीं कर पाया, मैनेजरियल कॉन्स्ट्रैक्ट मैनेजर डिपार्टमेंट में बहुत दिक्कत थी। एंड ओवरसीज, एक ओवरसीज बायर आया, इज इंटरेस्टेड टू एक्वायर दिस डिपार्टमेंट आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, इसका पहले ड्यू डिलीजेंस करवाया एंड ऑफर दे दिया। क्या ऑफर दिया, अ कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, कि हाँ ये बिजनेस जो है, ये यूनिट है, ये यूवन डिपार्टमेंट है, इसको हमें ट्रांसफर कर दो और हम आपको 20 लाख रुपए देंगे। द बायर ऑफर टू डिस्चार्ज, द बायर ऑफर टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन, उस जो ये 20 लाख रुपए देगा इमीडिएटली देगा आफ्टर 31 मार्च 2016 को। और ये बैलेंस शीट भी कब की है, 31 मार्च 2016 की है। इन द फॉलोइंग मैनर्स, इस मैनर्स में देगा कि 20 लाख में से तो इक्विटी शेयर्स दे देगा 10 लाख रुपए के जिसकी नॉमिनल वैल्यू है, और 20% के प्रीमियम पे देगा। मतलब 10 लाख के अपने शेयर्स देगा और 2 लाख का उस पर प्रीमियम लेगा, तो 8 लाख, 8 लाख बच्चे। फिर उस 8 लाख को
पेमेंट ऑफ द बैलेंस, बैलेंस कितना बचा आपका 8 लाख। पेमेंट ऑफ द बैलेंस कंसिडरेशन इन पाउंड स्टर्लिंग, द एक्सचेंज रेट एग्रीड अपॉन, द एक्सचेंज रेट है 80 का है। दिस अमाउंट विल बी रिटेन इन लंदन टिल द एक्चुअल टेक ओवर ऑफ द बिजनेस इज डन बाय द वार। जब तक एक्चुअल टेक ओवर ना हो जाए ये लंदन के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है आपका 8 लाख रुपए, और 80 रुपए का इसका एक्सचेंज रेट है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन की फर्दर इंफॉर्मेशन है इसके साथ ही कि जो हम ये डील होगी, एक्सपेंस इसमें खर्चा भी होगा, एक्सपेंस टू पुट थ्रू द ट्रांजेक्शन कम्स टू 8 लाख। अब ये बिजनेस ट्रांसफर करोगे तो इसके लिए जो लीगल कार्रवाई पेपर वेपर लगेंगे उसमें 8 लाख खर्च हो जाएंगे, इनिशियली टू बी इनकर्ड बाय द एक्स बट शेयर्ड इक्वली। अभी तो एक्स के खाते से 8 लाख डिडक्ट हो जाएंगे, बाद में 4-4 लाख दोनों पार्टी बांट लेंगे कि हाँ 4 लाख रुपए बाद में हम बायर से रिसीव कर लेंगे। द बैलेंस ऑफ ट्रेडमार्क, जो भी ट्रेडमार्क कॉपीराइट एंड पेटेंट जो बैलेंस बचा है, बैलेंस ओरिजिनल बैलेंस शीट में जो बचा है ये तो ये ट्रांसफर कर दिया हमने। जो बैलेंस ट्रेडमार्क बचा है लेफ्ट विद द एक्स, एक्स लिमिटेड के पास जो पड़ता है, डन नॉट एंजॉय एनी मार्केट वैल्यू एंड हैज रिटर्न ऑफ, उसको सीधा उठा के राइट ऑफ कर दिया। और जो बैलेंस, और एक और बैलेंस क्या कर रहा है, बैलेंस ऑफ द लैंड, लैंड जो बची हुई है बाकी की कुछ तो लैंड यहाँ ट्रांसफर कर दी, जो बाकी की लैंड बची हुई है एक्सपोजिशन विल बी टेक एट द मार्केट वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सच वैल्यू डिटरमाइंड बाय एप्रोप्रिएट वैल्यूअर इज 200% ऑफ द बुक वैल्यू। जो बैलेंस लैंड आपके बुक में बचा है वो अब 200% हो गया, मतलब 100% से इंक्रीज हो गया। ठीक है गाइज। उसके बाद क्वेश्चन कहता है द पार्टी एग्री दैट, पार्टी एग्री करती है दैट द लीगल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ट्रांसफर्ड शैल बी बाय 31 मार्च 2016 को तो लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। दो सर्टेन फॉर्मेलिटीज में हैव टू बी गोन थ्रू एंड एग्रीड ऑन एक्चुअल ट्रांसफर टू द बायर विल बी इफेक्टिव बाय अप्रैल 30। एक्चुअल ट्रांसफर होने में लीगल पेपर तो 31 मार्च को ही ट्रांसफर हो जाएंगे कि हाँ कंपनी का मालिक अब फॉरेन बायर बन गया, लेकिन एक्चुअली में जो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज में आपका 1 महीना लग जाएगा, और एक्चुअल में जो बिजनेस ट्रांसफर होगा वो 30 अप्रैल को होगा। तो 1 महीने तक ये बिजनेस जो है एक्स लिमिटेड ही संभालेगा इस डिवीजन का बिजनेस। सो वही बात लिखी कि एक्स लिमिटेड टू कैरी ऑन द बिजनेस इन द नॉर्मल कोर्स, वो अपने नॉर्मल कोर्स में वो बिजनेस करता रहेगा उस यूनिट का, एंड अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफर डिपार्टमेंट टू द फॉरेन वायर एक्स मेड अ प्रॉफिट। एक्स ने कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया 1 महीने में इस डिवीजन से, कितना कमा लिया 2,40,000 रुपये कमा लिया फ्रॉम होल द बिजनेस फ्रॉम फॉर द अप्रैल के मंथ में कमा लिया, और 40% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर डिपार्टमेंट। जो एक्स ने प्रॉफिट कमाया 1 महीने में पूरे बिजनेस में से, उसमें से 40% किससे रिलेटेड है, जो आपके पास जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट था ना उससे रिलेटेड है। एक्स ने के पास तो पूरा बिजनेस है, पूरे बिजनेस में इसने 2,40,000 रुपये 1 महीने में कमा लिए, और जिसमें से ट्रांसफर बिजनेस से रिलेटेड 40% है, तो इसे 40% किसको देना पड़ेगा, बायर को देना पड़ेगा, ही हैज टू पे टू द बायर। नेक्स्ट पॉइंट है द शेयर ऑफ ओन ओवरसीज बायर कंपनी वर कोटेड ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड द 30 अप्रैल वर कोटेड एट 95% टू देयर वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या, बायर ने हमें शेयर्स दे दिए, जो यहाँ पे शेयर्स की बात प्रॉमिस किया था, तो जो शेयर्स है उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 लाख है, लेकिन अब वो कितने के हो गए, जो नॉमिनल वैल्यू 10 लाख की है आज वो शेयर्स 95% ऑफ दियर फेस वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू का 95% हो गए हैं। मतलब आपकी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट थी ओवरसीज में 12 लाख रुपए लेने थे वो रिड्यूस हो गए 2.5 लाख से। ठीक है गाइस। इसके बाद पॉइंट ऐप बोलता है कैश रिसीव्ड बाय एक्स एट द लंदन वाज रेमिटेड बाय टू इट्स इंडियन बैंकिंग अकाउंट ऑन, वो जो कैश इन्हें लंदन से लेना था 8 लाख रुपए का वो 30 अप्रैल को मिलेंगे, और जब लेना था तब पाउंड का रेट क्या था गाइस, पाउंड का रेट था तब 80 रुपये। ठीक है गाइस। तो वो पाउंड का रेट आपका व्हेन द रुपीज स्टेलिंग वाज अब हो गया है 75। तो बताओ आपको यहाँ पर जब ये पैसे मिलेंगे तो एक्सचेंज लॉस होगा, जी हाँ सर होगा। ड्रॉ द बैलेंस शीट, हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है एक्स कंपनी लिमिटेड की
एट 30 अप्रैल को बैलेंस शीट बनानी है, मतलब आफ्टर अ ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस टू ओवरसीज बायर। ओवरसीज बायर को जो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया उसके बाद बैलेंस शीट बना दीजिए। क्वेश्चन की सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है। तो गाइड जब हम फॉर्मेलिटीज से बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू को सपोर्ट देने के लिए वर्किंग नोट्स। तो गाइज हम सेल ऑफ डिवीजन हो या डिमर्जर हो, हमने वर्किंग नोट्स की जगह पे हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, और वो जर्नल एंट्रीज सपोर्ट करती है हमें नोट्स टू अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में। और क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट बनाना। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं इन सभी ट्रांजेक्शन की। एक बार जर्नल एंट्री पास हो गई तो बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इसने क्या किया, बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। तो बिजनेस ट्रांसफर करने के लिए क्या करेगा, जितने भी एसेट्स हैं उन्हें क्रेडिट कर देगा और जो भी लाइबिलिटी है डेबिट कर देगा। ठीक है गाइस, इसने वही करा। देखो लाइबिलिटी आपकी डेबिट कर दी और जितने भी एसेट्स हैं वो क्रेडिट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे बायर से कितने रुपए लेने हैं इन्हें, 20 लाख, तो बायर को डेबिट कर दिया। और अब इसने जो एनालाइज किया, ये एंट्री मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाई थी, तो इसको कैपिटल रिजर्व, इस ट्रांसफर से 11 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है गाइस, ये 11 लाख का प्रॉफिट हो गया, ये इनका कैपिटल रिजर्व सरप्लस में अकाउंट में चला जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, अब सारी एंट्रियां आपके ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग होगी। 20 लाख देने के बाद जो फॉरेन बायर है, इशू इक्विटी शेयर टू द बायर, 10 लाख के इक्विटी शेयर दे दिए और 20% के प्रीमियम पे। तो कहीं ना कहीं जब ये इक्विटी शेयर देगा तो इसके लिए तो एंट्री यही होगी कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन हमें अपनी बुक्स में क्या एंट्री करनी है, हमें अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट के नाम से एंट्री करनी है कि इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज, इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज 8 लाख, एंड द बैंक, हमें उनसे कितने रुपए लेने हैं, कैश या बैंक कर लो, 8 लाख रुपए लेने हैं टू बायर अकाउंट। तो बायर आपका कितने से, बायर आपका, बायर को से आपको 20 लाख रुपए लेने थे, यहाँ पर आपने बायर डेबिट किया था गाइस। तो ये 20 लाख आपके बायर यहाँ पे हट गया। अब आपको बैंक में आ गए 8 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज अकाउंट में आ गए आपके 12 लाख रुपए। अब ये जो बैंक में 8 लाख रुपए आए, ये यहाँ के बैंक में नहीं आए, ये आपके नाम से लंदन के बैंक में रख दिए गए हैं 8 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें हो सकता है कि आपको फ्यूचर में एक्सचेंज लॉस हो, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इस पॉइंट को कंसीडर करके आगे चलेंगे। ठीक है गाइस, अब बायर फर्दर क्या कहता है, यही कहा था, पेमेंट ऑफ द बैलेंस 8 लाख, कंसिडरेशन इन पाउंड स्टर्लिंग, एक्सचेंज रेट एग्रीड अपॉन 80 पर पाउंड स्टर्लिंग, दिस अमाउंट विल बी रिटेन, कहाँ पे रखा गया, लंदन में। दिस एक्चुअल टेक ओवर, दिस टिल द एक्चुअल टेक ओवर ऑफ द बिजनेस इज डन बाय द बायर, जैसे बायर एक्चुअल पूरा बिजनेस कर देगा। तो यहाँ पे हमने बैंक में तो लिख दिया 8 लाख रुपए, लेकिन ये अभी क्या लंदन के अकाउंट में पड़े हुए। अब पहली ट्रांजेक्शन फिर है फर्दर, एक्सपेंस टू पुट थ्रू द ट्रांजेक्शन कम्स टू 8 लाख इनिशियली इनकर्ड बाय द, दोनों। अभी क्या हुआ, एक्स लिमिटेड ने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो एक्स लिमिटेड के का बैंक अकाउंट फिर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप टू कैश या फिर बैंक कर लो, 8 लाख रुपए तो उसके चले गए। हाँ, तो 4 लाख तो किस में चले गए, एक्सपेंस में, और बाकी के 4 लाख किस में चले गए कि बायर से 4 लाख रुपए लेना है, क्योंकि कहा था ना कि शेयर इक्वली। ओके गाइस, तो ये ट्रांजेक्शन भी खत्म होती है। फिर क्वेश्चन कहता है जो बैलेंस विद, बैलेंस ऑफ लैंड, नहीं ये बी पार्ट है आपका, जो बैलेंस बचा है आपका ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, पेटेंट का, वो आपको राइट ऑफ करना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा पहले ये देखना पड़ेगा। तो आप देखो, आपके पास पेटेंट ट्रेडमार्क पहले कितने के थे गाइस, 6 लाख के। अब पेटेंट और ट्रेडमार्क कितने के हो गए, अब पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ट्रांसफर कर दिए 3.5 लाख के, तो ये वन डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर किया ओवरसीज बाहर ले गया, आपके पास कितने के बचे, 2.5 लाख के। अब आप उसे राइट ऑफ करोगे तो पेटेंट ट्रेडमार्क आपके एसेट्स में पड़े हुए, डेबिट में पड़े हुए, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करोगे, किससे राइट ऑफ करोगे, पीएनएल से। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट ट्रेडमार्क हो जाएगा। तो आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2.5 लाख रुपए का आपका गाइस ये आ गया बिंग पेटेंट राइट ऑफ। ठीक इसी प्रकार ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी कह रहा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी वो 200% तक बढ़ गई जो बैलेंस में है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपने कितनी ट्रांसफर कर दी थी, 2 लाख की। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी गाइस,
आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 7 लाख की, तो बची 5 लाख की। अगर 5 लाख का 200% बढ़ेगा तो वो 10 लाख हो जाएगा, तो 5 लाख से और बढ़ गई, तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपका लैंड और बढ़ गया 5 लाख से, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपके 5 लाख रुपए आ जाएंगे। क्योंकि टोटल लैंड आपका ये जो 7 लाख का था, 2 लाख ट्रांसफर कर दिए, 5 लाख बचा, वो 200% हो गया 10 लाख। तो 10 लाख करने के लिए 5 लाख की आपको लैंड बढ़ानी होगी, और 5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपके चला जाएगा। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद आ जाता है द वैल्यू ऑफ द, ये हो गया। डी पॉइंट पे आते हैं, द पार्टी एग्रीड दैट द लीगल ओनरशिप ऑफ द ट्रांसफर बिजनेस शैल बी 31 मार्च को। लीगल और ओनरशिप तो चली गई है, लेकिन अब की 30 अप्रैल को एक्चुअल में ट्रांसफर होगी। इसके बीच में जो बायर ने कमाए हैं, प्रॉफिट कमा लिया है 2,40,000 रुपये। तो ये एज्यूम करेंगे हम इस 2,40,000 को कि एज्यूम दिस अर्न इन कैश या बैंक अकाउंट में आए होंगे। तो 2,40,000 हमारा कैश या बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस। और कैश या बैंक अकाउंट आपका 2,40,000 से बढ़ जाएगा, लेकिन आपका एग्जैक्टली प्रॉफिट पीएनएल में 1,44,000 जाएगा। बाकी के तो 96 बायर भी ले लेगा, क्योंकि 40%, 2,40,000 का 40% किसका था, उस डिवीजन का था जो आप बेच चुके हो। ये लिखा हुआ था ना, 40% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर डिपार्टमेंट। जो ट्रांसफर कर चुके हो डिपार्टमेंट, उसका 40% है। तो आपकी गाइस ये एंट्री होगी कि आपका रियल में जो पीएनएल में जाएगा वो 1,44,000 जाएगा। 2,40,000 में से 96 तो बायर के ऊपर हो गया, बायर के अकाउंट में चला गया कि बायर को पे करना है आपको। ठीक है गाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो आपकी है कि जो ओवरसीज, जो शेयर्स थे आपके पास 12 लाख के, आपके शेयर्स आपको जो ओवरसीज बायर से लेने थे उस समय, उसका एक्सचेंज रेट 80 रुपये था। अब उसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू गिर गई। तो 10 लाख, 12 लाख में से 2 लाख का तो प्रीमियम पे उसने हमें दिया था, हमारे पास जो फेस वैल्यू है वो 10 लाख की है, और फेस वैल्यू कितनी हो गई, 95% हो गई है। तो गाइज हम इसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, 10 लाख की फेस वैल्यू 95% की हो गई है। तो गाइज आपका 10 लाख कि अगर 95% हो गई तो 9,50,000 के हो गए हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट जब आपने करी थी, या इन्वेस्टमेंट उनसे पैसा लेना था, तो वो 12,50,000 रुपए लेना था। यही एंट्री करी थी ना गाइस हमने यहाँ पे, कि इनसे हमें 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज अकाउंट में, 12 लाख रुपए इनसे लेने हैं, एक तरीके से 12 लाख के शेयर्स लेने हैं। लेकिन उनकी तो वैल्यू 1 महीने में गिर गई, और गिर के कितनी हो गई, 10 लाख की जो नॉमिनल वैल्यू थी वो गिर के आपकी 95% पे आ गई, मतलब 9,50,000 पे। तो 2.5 लाख का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गिर गया। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख, आपकी इन्वेस्टमेंट अब 9,50,000 की हो गई। इसके बाद यही है कि कैश रिसीव्ड बाय एक्स, एक्स ने एट द लंदन वाज रेमिटेड बाय इट टू इट इंडियन बैंकिंग अकाउंट ऑन 30 अप्रैल को। उसने क्या करा, पैसे भेज दिए। व्हेन द रुपी स्टेलिंग, तब रुपीज की वैल्यू कितनी हो गई, 75। तो आपको जो लंदन का बैंक था यहाँ पे, ये मैं लंदन का बैंक कर देता हूँ, यहाँ से ज़्यादा आसानी होगी, कि आपको ये जो 8 लाख रुपए थे ये आपके लंदन बैंक में पड़े हुए थे। ठीक है गाइस, उस 8 लाख में से आपको कितने मिल गए, ये 8 लाख आपके लंदन बैंक में थे, इसको क्रेडिट कर दिया, और आपको मिल गए 7.5 लाख, और 50,000 का आपको लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया गाइस, क्योंकि 8 लाख के जब लंदन बैंक में थे तो उस समय पौंड की कीमत 80 थी, अब हो गई है 75। यही कह रहा है क्वेश्चन। अब पौंड कितने का हो गया है, अब पौंड हो गया 75 का, और उस समय जब लंदन में था तो पौंड था कितने का, 80 का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका ये हो गई वैल्यू आपकी 7,50,000 आपके अकाउंट में, इंडियन बैंक अकाउंट में, और लंदन बैंक अकाउंट आपका 8 लाख से हट गया, और एक्सचेंज लॉस हो गया आपको 50,000 का। ठीक है गाइस। उसके बाद क्या हुआ, जो नेट सेटलमेंट आप करते हो, आपने को जो पैसे भेजने थे, पैसे लेने थे, आपने एक तो ये पैसा ले लिया, और दूसरा आपको 4 लाख रुपए याद है एक्सपेंस के, वो भी आपको लेने थे। उस 4 लाख तो लेने थे,
प्लस आपने जो इनके बिजनेस से प्रॉफिट कमाया था 40%, वो होता है 96,000। तो 96,000 देने थे, तो आपने नेट सेटलमेंट करके इनसे ले लिए कैश में या बैंक में 3,04,000 रुपये। तो गाइज ये 96,000 समझ में आया, हमने यहाँ पे ऊपर किया था ना ये, कि ये बायर को 96,000 हमें देने हैं क्योंकि हिस्सा उनका 40% है, और हमें बायर से कितने लेने थे, हमें बायर से यहाँ पर 4 लाख रुपए लेने थे। तो हम नेट ले सकते हैं बायर से कि हमें 3,06,000 रुपये दे दो एक्स्ट्रा ओवर द परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि एक्सपेंस के पैसे थे। ठीक है गाइस, अब ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट बनानी है, आफ्टर सेल ऑफ डिवीजन बनानी है, और एक आपको डेट दी थी कि यहाँ पे 30 अप्रैल, क्वेश्चन ने कि आपको 30 अप्रैल की बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाँ ये आपको 30/4/16 की बैलेंस शीट बनानी है। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले गाइस शेयर कैपिटल पे आते हैं। तो शेयर कैपिटल पहले भी आपका 8 लाख का था, अभी भी 8 लाख का है। हाँ, इसका एक वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल 10,000 के ऑथराइज कैपिटल थे, तो 10 लाख के, इशू और सब्सक्राइब्ड 8 लाख के थे, तो ये सेम आपका 8 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका बैलेंस शीट में 8 लाख रुपए आ गया। अब बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट में आते हैं। नोट्स टू अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारी जनरल, जो भी हमने जनरल एंट्री करी है उससे आ जाती है, जिसमें आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 5 लाख रुपए, याद है जो इन्वेस्ट आपने जो लैंड को रिवैल्यूएट करा था, तो 5 लाख रुपए तो वहां से आ गए। जनरल रिजर्व आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी 5 लाख दे रखा है। और कैपिटल रिजर्व, आपको कैपिटल रिजर्व याद है कि क्वेश्चन में जो सबसे पहली एंट्री थी आपको मुनाफा हुआ था 11 लाख का, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में 4 लाख दे रखा है। ये मुनाफा 11 लाख का दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहली जो एंट्री करी थी वहीं पे ये मुनाफा हो गया था 11 लाख का। ये गाइस ये रहा आपका 11 लाख का बेनिफिट। तो ये कैपिटल ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाता है। चाहो तो इसकी एंट्री ऊपर ही कर देना, क्योंकि हमने और जो भी डिमर्जर के क्वेश्चन करे थे उसमें वो एंट्री कैपिटल रिजर्व टू रिजर्व एंड सरप्लस में हमने ट्रांसफर कर दी थी। अब गाइज यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जनरल एंट्री से डायरेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, वर्किंग नोट बना दिया एक, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे आया। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेगेटिव में है। कैसे, ओपनिंग आपके पास देखो पीएनएल में 3,60,000 था, आपने इस साल प्रॉफिट प्रॉफिट कमाया 2,40,000 कमाया, लेकिन 60% ही तो आपका हिस्सा था, तो 1,40,000 कमाए आप, 44 कमाए आपने। ठीक है गाइस, बाकी का सेल ट्रांसफर एक्सपेंस आपने जो पीएनएल है आपका, मैं पहले पेटेंट का बता देता हूँ। पेटेंट को राइट ऑफ किया तो 2.5 लाख रुपए आपके यहाँ से हट गए। इन्वेस्टमेंट आपने रीवैल्यूएट करा, तो इन्वेस्टमेंट भी आपका 2.5 लाख रुपए कम होगा। और एक्सचेंज लॉस आपको 50,000 का या हुआ था जब करेंसी आपने एक्सचेंज करी थी, पाउंड वाली 80 की 75 हो गई थी। अब यहाँ पे गाइज सेल ऑफ ट्रांसफर की बात आती है कि हाँ, यहाँ पे आपका गाइज ये सेल ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंस आपका वही 4 लाख का खर्चा है, जो कि बिजनेस को आपने रन किया है, बिजनेस को ट्रांसफर किया है, तो उसमें आपका 8 लाख का खर्चा हुआ था, जिसमें से एक्स लिमिटेड का 4 लाख का खर्चा हुआ था। तो वो तो पीएनएल से तो वो चार्ज करेंगे ही करेंगे कि हाँ पीएनएल में जाएगा। तो आपका पीएनएल गाइज यहाँ पे 4,46,000 पे नेगेटिव आ गया है। तो हमने यहाँ पर पीएनएल आपका 4,46,000 पे नेगेटिव दिखा दिया। आपका 20,54,000 पे रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे आ जाएगा गाइस, 20,54,000। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी कितनी थी पहले, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी 5 लाख की थी, अभी भी 5 लाख की है, तो ये हो गया आपका। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद आपका ट्रेड पेबल की बात करते हैं। तो गाइस ट्रेड पेबल में देखिए, आपका पहले बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल जो था वो 4 लाख का था, और आपने अपना जब यूनिट ट्रांसफर किया तो आपने अपना 2.5 लाख रुपए का यूनिट ट्रांसफर कर दिया, और आपके पास 1.5 लाख रुपए का ट्रेड पेबल बच गया। तो ये तो सिंपल एंट्री हो गई। अब इस तरीके से फिक्स एसेट्स पे आते हैं। तो फिक्स एसेट्स पे गाइस इसका वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। तो फिक्स एसेट्स का हमने ऐसे बनाया कि 8,60,000 के फिक्स एसेट्स आपके पास थे, और 4 लाख के फिक्स एसेट्स वो थे प्लांट एंड मशीनरी जो आपके यूनिट
ट्रांसफ़र हो गई, तो आपके पास बचे कितने, 4,60,000 के। और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए तो आपका ये लैंड एंड बिल्डिंग आपका 7 लाख था, जो कि रिवैल्यूएट होकर 10 लाख हो गया। अब 7 लाख का नहीं था, इसको ऐसे बताता हूँ मैं, 7 लाख का तो था, 2 लाख तो आपके यूनिट में ट्रांसफ़र हो गए थे, और जो 5 लाख बचे थे वो रिवैल्यूएट हो गए थे 200% पे, तो 10 लाख हो गए। तो आपका इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का आ गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपके जो टेंजिबल एसेट्स है वो 14,60,000 के आ गए। हमने यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स अपने 14,60,000 के दिखा दिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल एक पार्ट है, और ट्रेड रिसीवेबल आपका 8 लाख का था, आपकी एक यूनिट ट्रांसफर हो गई थी 2 लाख की, तो आपका 6 लाख का बच गया था। अब बात कर लेते हैं करंट इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट अब याद रखना गाइस, ये वो नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर है जो उनसे लिए थे हमने 12 लाख के, लेकिन 2.5 लाख की तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई, तो आपके पास कितने के बचे, 9,50,000 के। अब कैश है एंड इक्विवेलेंट के लिए हम वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर, यहाँ पे नोट्स नंबर 5 में ही आ जाएगा गाइस ये कैश एंड इक्विवेलेंट। तो ये नोट्स नंबर आपका 5 है, और इसके लिए मैंने नोट्स नंबर 5 में बना लिया है। अब ये कैश एंड इक्विवेलेंट में क्या है, जो भी जनरल एंट्री में आपका जो बैंक बैलेंस है उसे ऐड या लेस कर दो। शुरुआत में आपके पास कोई भी बैंक बैलेंस नहीं था एक्स लिमिटेड के पास, फिर इनके 8 लाख का खर्चा हुआ, प्लस इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 2,40,000 का। 2,40,000 का प्रॉफिट क्या था, जो बिजनेस को इन्होंने एक महीना चलाया तो 2,40,000 पूरे के पूरे इनको कैश मिल गए। हालांकि इसमें से बाद में इन्होंने 96,000 पे किया। कैसे पे किया, जब बायर से रिसीव करने थे 4 लाख, देखो गाइस यहाँ पे 4 लाख रिसीव करने थे, और यहाँ से इसने उन्होंने 96 को एडजस्ट कर दिया हमने, तो 3,04,000 बाहर से मिल गए, और पेमेंट फ्रॉम यूके, यूके से हमें 7,50,000 आए, जबकि आने थे 8,50,000 का। यहाँ पे लॉस हो गया, तो 4,94,000 का कैश एंड इक्विवेलेंट आ गया आपका। तो गाइज यहाँ पे हमने कैश एंड इक्विवेलेंट 4,94,000 का दिखा दिया। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और जर्नल एंट्री बेस पे ही है। एक बार अगर इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हो तो बैलेंस शीट बनाने में और नोट्स अकाउंट बनाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप उसे आराम से कर लोगे। और जर्नल एंट्री तो इंफॉर्मेशन बेस्ड पे है, जैसी इंफॉर्मेशन दी है वैसे ही हमने करा है। तो गाइज सेल ऑफ डिवीजन और डिमर्जर के केस में हमने यही लर्न किया है कि अगर आप बैलेंस शीट, अगर आप जर्नल एंट्री को सही से कर लेते हो तो बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बहुत ईजिली आपसे बन जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेल ऑफ डिवीजन का टॉपिक कंप्लीट होता है।